नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम। ये बड़ी खबर इतनी दिलचस्प है। एक पुरानी कहावत है, देखिए हमारे पुरानी कहावतों में बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि जब नाव डूबने लगती है तो बहुत सारे लोग उसमें से भागने लगते हैं। वो क्या शब्द है, वो शब्द हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्या मोदी सरकार की नाव डूब रही है? पिछले कुछ दिनों के दौरान एक एक करके जो मोदी के करीबी सामने आ रहे हैं, सरकार के अंदर घमासान मचा हुआ है, मंत्रिमंडल के अंदर घमासान मचा हुआ है। और ये जो सीबीएसई वाला मामला है, नीट वाला मामला है, एक के बाद एक मंत्रालयों में जो करप्शन वाली चीजें निकलकर सामने आ रही है, इन सब के तार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। याद कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं बीता, अचानक कैसे हिरन भाई जोशी की छुट्टी हो गई, अचानक कैसे प्रसार भारती से सहगल साहब को निकाल दिया गया, कुछ सट्टे वाला मामला और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अब तार सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंचते दिख रहे हैं। और अब डर लगने लगा है लोगों को कि नरेंद्र मोदी की गलतियों का गठरा जो है, वो पाप की गठरी कहते हैं लेकिन हम गलतियों का गठरा कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, इसलिए शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी हमें। वो क्यों ढोए? बीजेपी के नेता क्यों ढोए? अधिकारी क्यों ढोए? क्योंकि झारखंड से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर कई ऐसे किस्से बड़े पड़े हैं शिव जी, कि रिटायरमेंट के 10-10, 20-20 साल बाद अधिकारियों को सजा मिली है और बुढ़ापे में जेल के शिक्षकों के पीछे जाना पड़ रहा है। तो आईएएस भी डर रहे हैं, आईपीएस भी डर रहे हैं, नेता भी डर रहे हैं, मंत्री भी डर रहे हैं। और इस बीच में शिव जी 138 सेकंड का एक वीडियो ऐसा आ गया जिसने मोदी को, शाह को, मोहन भागवत को, इन सबको बुरी तरह से डरा कर रख दिया है। तो ये बड़ी स्टोरी है, इस बड़ी स्टोरी पर हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात आपको जरूर बताऊं, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने देखे होंगे शिव जी, कि जब आप बिजली मांगे तो जो मंत्री होते थे वो जय श्री राम का नारा लगाते थे। आप कानून व्यवस्था की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप शिक्षा सुविधा की बात करें, तो बताया जाता था कि हिंदू खतरे में है। अब हिंदू खड़े हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि खतरे पे तो 20 साल बाद होंगे, यहाँ तो हमारे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं आपकी नाकामियों की वजह से, आपके करप्शन और आपके भ्रष्टाचार की वजह से। तो सरकार के पास अब कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा है। तो क्या मोदी को बाइज्जत कुर्सी से हटा देंगे भाजपाई? क्या मोहन भागवत में इतनी हिम्मत बची है कि मोदी को बाइज्जत कुर्सी से हटा दे? या मोदी को खुद लगेगा कि इससे पहले मैं फंस जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, अपना झोला उठा के, थैला उठा के, जो भी उनके पास उठाना है वो उठा के चुपचाप निकल जाऊं, इससे पहले कि आंच मेरे तक आए। लेकिन उस 138 सेकंड के वीडियो ने एक एक करके सबको बेनकाब करके रख दिया है शिव जी। तो बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं और आपसे आग्रह करूंगा कि वो बड़ी स्टोरी की जो शुरुआत है सीधे हम सुना देते हैं कि क्या वो 138 सेकंड का वीडियो है शिव जी। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं।
पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आपने वीडियो सुन लिया, वीडियो देख लिया, दर्शक भी समझ गए क्या सच्चाई है क्या झूठ है। ऐसा तो नहीं है कहीं हम कुछ बनावटी बातें कर रहे हो। हम असल में तथ्य और सबूतों के आधार पर खबर लाते हैं। हम ये चाहते हैं कि सबको ये पता चले कि सच क्या है। राहुल गांधी को कौन आईएएस आईपीएस हैं जो मोदी के अंदर की खबर दे रहे हैं, और ये बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से कह दी। अब कोई गुपचुप तरीका नहीं। उन्होंने सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया कि वो भी दे रहे हैं, तो यहां भी अब नहीं बच सकते। अब वो ये भी कह रहे हैं कि परिणाम बहुत भयंकर होंगे, हालात नहीं सुधरे, आर्थिक महामारी आ रही है। और ये आज नहीं कह रहे हैं, वो मार्च और जनवरी और फरवरी से कह रहे हैं लगातार। हमको तो ये लगता है कि राहुल गांधी को अब एक अपना ज्योतिष विशेषज्ञ का एक दफ्तर भी खोल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तक लगभग सभी जानकारियां सटीक बैठ रही हैं। और कहीं 1 साल के भीतर मोदी को इस्तीफा देना पड़ गया, जो सिचुएशन बन रही है, और इसी को लेकर भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है, इसी को लेकर टीएमसी तोड़ी गई है कि उसके कुछ सांसद अलग हो जाएंगे तो भाजपा दबाव से निकल जाएगी। हो सकता है ऐसा वो खेल समाजवादी पार्टी में कर दें, हो सकता है वो ऐसा खेल डीएमके में कर दें। लेकिन क्या इन सब चीजों से देश का सोना वापस आएगा जो बिका है, या बिका नहीं है तो अब तक उसके हां लाभ क्यों नहीं बता रहा है? सीबीआई 22 अप्रैल तक की रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत कर रही है? मई में बिकने की ब्लूमबर्ग कह रहा है, तो मई की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है? और मई के जो आंकड़े वेबसाइट पर अपडेट हैं उनमें और उनमें अंतर है, ऐसा क्यों कर रही है? तो ये जो कई संदेह, कई विवाद, कई उलझने ये साबित कर रही हैं कि बेटा सब कुछ ठीक नहीं है। कभी इसका लिवर सूज रहा है, कभी इसका हार्ट काम करना नहीं बंद कर, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी चिकनाई बंद करनी पड़ती है, कहते हैं लिवर झेल नहीं रहा है। बड़ा भयंकर बीमारी है ये। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये कह रहा हूं कि आप न मेरी बात मानिए, न संतोष जी की मानिए, न राहुल गांधी की मानिए, न अखिलेश यादव, किसी की मत मानिए। आप अपने अगल बगल के 50 लोगों से बातचीत करिए और उनसे पूछिए कैसे हालात हैं, ईमानदारी से। आपको किसी व्हाट्सएप इंडस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें बिल्कुल कोई भी एफर्ट नहीं है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो संतोष जी क्या इस मामले को और अंदर तक समझा पाएंगे? देखिए शिव जी, राहुल गांधी ने जो कहा, आपने उसको ज्योतिष से जोड़ दिया, लेकिन मैं दूसरी चीजों से जोड़ता हूं आपको। चूंकि मैं फील्ड में रिपोर्टर रहा हुआ हूं और मुझे पता है कि घोटाले की खबरें कैसे आती है। घोटाले की खबरें, बड़े बड़े गड़बड़ झाले की खबरें, वो सिस्टम के अंदर से ही रिपोर्टर के पास आती है, और वही खबरें सिस्टम के अंदर से ही अपोजिशन के नेताओं के पास जाती है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको आप आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक ही क्यों सीमित रख रहे हैं? जो उन्होंने नहीं कहा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मोदी कैबिनेट के मंत्री भी उन तक खबर पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बैठकों की जानकारी नहीं दी जा रही है, बड़े बड़े मुद्दों को उनको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। जब मामला फंसता है तो एक काम चलाऊ बैठक में उनको शामिल कर लिया जाता है, या उनको बैठक में शामिल करके एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मुद्दे को जरा विस्तार से समझिए, बुलबुला कैसे फूटता है। नरेंद्र मोदी के करीबी रहे सुरजीत भल्ला और अरविंद सुब्रमण्यम, ये नरेंद्र मोदी के आर्थिक जगत के बड़े सलाहकार थे। इन दोनों का बयान, इन दोनों का एक आर्टिकल और बयान, अभी देखिए।
क्या कह रहे हैं? दिग्गज अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने साफ साफ कहा है कि एफडीआई में कई सालों में गिरावट आई है और इस गिरावट की वजह जो मोदी सरकार कह रही है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, वैसा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का गलत समझौता है, मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं। यानी नरेंद्र मोदी के पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और एक और उनके करीबी हुआ करते थे अरविंद सुब्रमण्यम। अब अरविंद सुब्रमण्यम भी मोदी सरकार की नीतियों पर, मोदी सरकार के स्ट्रेटेजी पे बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि हालात और ज्यादा बिगड़े। ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे, उन हमें तो पीछे कर दीजिए। ये मोदी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके सुरजीत भल्ला और जो अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम है वो कह रहे हैं। तीसरी चीज पे आ जाइए। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं मुरली मनोहर जोशी, वो आरएसएस की बैठक में कह चुके हैं कि मोदी फेल है। वो मीडिया से बात करते हुए कह चुके हैं कि हम विश्वगुरु थे लेकिन हम विश्वगुरु नहीं है। ये आपके तीसरी चीज हो गई। सरकार के अंदर बौखलाहट है, सरकार के अंदर घबराहट है। जिस सरकार में कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मंत्रियों का इस्तीफा तो भूल जाइए, उस सरकार में सीबीएसई के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों किया गया? चौथी चीज, एक एक करके देखिए, तार जोड़ते रहिए। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला अटका, नितिन नवीन की नई टीम का मामला अटका हुआ है, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मोदी और शाह की कार्यशैली से नाराज है, तमिलनाडु में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के मिशन में जुटा नेता पार्टी छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि भैया मोदी और शाह सही तरीके से पार्टी चला नहीं रहे, मैंने तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा करना चाहा लेकिन ये एआईडीएमके के साथ चले गए, इनको सत्ता चाहिए। आपने जो दर्शकों से अपील की वो मैं सीधे कहूंगा, 2014 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2014 के अखबार की कटिंग उठा लीजिए, मोदी सरकार ने क्या क्या वादे किए थे। 2013 अक्टूबर के बाद से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उठा लीजिए, 40 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल रामदेव ने कहा था। बीजेपी की तरफ से खबर प्लांट की गई थी कि मोदी आएंगे तो लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बात मोदी सरकार। और भ्रष्टाचार तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है उससे सिर्फ 9 किलोमीटर दूर जो आग लगी और जिस तरह से कई लोग उसमें मारे गए, जिसमें कई विदेशी है, उसने बता दिया कि भ्रष्टाचार की गंगा किस तरह से भाजपा में बह रही है। इन तमाम तारों को जोड़ते हुए अब सीबीएसई के 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। ये सरकार, देखिए ये सरकार के पलटने का वो है, कार्रवाई की गई। और कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि उनकी आंच धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंचनी थी और उसके बाद उसकी आंच प्रधानमंत्री तक पहुंचनी थी। जिस सरकार में मंत्री टी शर्ट पहने और जींस पहने और प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ जाए, शिव जी, उस सरकार में आपको लगता है कि सीबीएसई का जो अधिकारी है वो अपने दम पर किसी कंपनी को टेंडर दे सकता है? जिस सरकार में मंत्रियों के फोन तक सुने जा रहे हो, उस सरकार में क्या आपको लगता है कि भैया नीट या एनटीए अपनी तरफ से गड़बड़ झाला कर सकता है? ये बहुत सारी चीजें हैं और इन सब के तार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी तक पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, उसमें हमें चूंकि विपक्ष के नेता हैं मानना चाहिए, लेकिन वो मेन बात छुपा गए कि सिर्फ अधिकारी उनको नहीं बता रहे। जो सीईसी ज्ञानेश कुमार जिनको व्हाट्सएप कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं, वहां से राहुल गांधी के पास आ रहा है। जो सरकार के अंदर जो गड़बड़ झाला हो रहा है, वो फाइलें, वो कागज राहुल गांधी के पास तो आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अधिकारी नहीं, क्या कोई बड़ा मंत्री या क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता भी इसमें इन्वॉल्व है? और इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि अब हिंदुओं को झांसा देने के लिए हिंदू खतरे में है, वो झांसा आप दे नहीं सकते क्योंकि हिंदू अभिभावकों के बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। ये जो एग्जाम दिया उसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू है, कब तक आप हिंदू का राग अलापते रहोगे? तो बिल्कुल सही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब एक राजा फंसता है, चारों तरफ से फंसता है, तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं। अगर वो हिम्मत हार जाएगा तो इस्तीफा देकर निकल जाएगा बचने के लिए, और अगर वो फिर भी अंतिम समय तक बचने की कोशिश करेगा तो फिर आपातकाल जैसे हालात लग सकते हैं। और ये सेमी आपातकाल इसको मान सकते हैं। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने घोषित आपातकाल लगाया था, उस समय घोषित तौर पर कई प्रतिबंध लगाए थे। यहां तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुलेआम झूठ बोल रहा है। दिल्ली मेट्रो जैसी संस्था आंख में धूल झोंक रही है, सीबीएसई आंख में धूल झोंक रही है, नीट आंख में धूल झोंक रही है। न्यायपालिका के सम्मान के साथ, न्यायपालिका के भी कई फैसले बड़े अजीब से लगते हैं, पूरे सम्मान के साथ मैं कहता हूं, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। सरकार के अंदर से झूठ झूठ और झूठ परोसा जा रहा है। जिम्मेदारी लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ जाए,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ जाए। कल जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ उसमें नितिन नवीन का पोस्ट आया है। लेकिन भैया ये सारे तार कहां जुड़ रहे हैं? दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को रिपोर्ट करती है। दिल्ली में क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये तमाम चीजें, और फिर देश के इतिहास में पहली बार आप सोना गिरवी रख रहे हो। अमेरिका के साथ ट्रेड डील तो कर रहे हो, लेकिन वो धमकी भी दे रहा है कि मजदूरों की हालत में हम इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका के सामने बोलने की। ये सारी शंकाएं, ये सारी बातें जो है वो उसी दिशा की तरफ ले जा रही है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। 1 साल का टाइम पीरियड, वो कह रहे हैं कि 1 साल में वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। देखिए, वो कहीं ना कहीं लगातार, मेरा भी यही मानना है, जितना मैं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को समझ पा रहा हूँ शिव जी, बीजेपी में एक अजीब तरह की बौखलाहट है, एक अजीब तरह की घबराहट है। देखिए, एक बात ये हमेशा आप मान के चलिए शिव जी, कि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, करप्शन को थोड़े समय के लिए आप अलग रख दीजिए, इस देश में राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता, अमेरिका के आगे कभी नहीं झुक सकता, देश के हितों की कुर्बानी कभी नहीं दे सकता। एक आम भाजपाई और एक आम आरएसएस का जो स्वयंसेवक है, वो इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, क्या राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई तो है नहीं। और ये सुगबुगाहट अब धीरे धीरे राज्यों के मुख्यालय से होते हुए, और बड़ी अच्छी काम की है। कई बार होता है कि जो आप काम करते हो वही आप पे भारी पड़ जाता है। इन्होंने बड़े भव्य ऑफिस बना दिए हैं शिव जी। देश के ज्यादातर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के भव्य ऑफिस खड़े हो गए हैं। उन्हीं भव्य ऑफिस में बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ के सोचते हैं कि यार हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक क्यों जाते। बताइए, ये तो ट्रेड के लिए व्यापार करने आए हैं और उससे पहले टैरिफ के लिए धमका रहे हैं। अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति कब आएगी हमारे देश की यात्रा पर, ये भारत का विदेश मंत्रालय नहीं बताता। नॉर्मली क्या होता है कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या विदेश का कोई बड़ा नेता अगर भारत के दौरे पर आता है तो भारत का विदेश मंत्रालय उसको लेके या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या प्रेस रिलीज जारी करता है। लेकिन वेनेजुएला की राष्ट्रपति कब आएगी भारत के दौरे पर, ये अमेरिका बता रहा है। अमेरिका कह रहा है रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला से तेल खरीदो। अब वेनेजुएला का तेल जो होता है वो थोड़ा सा मोटी क्वालिटी का होता है, उसको प्योरीफाई करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, ज्यादा लागत होती है। तो जो भव्य कार्यालय बनाए हैं इन्होंने, उन्हीं भव्य कार्यालयों में बैठकर बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता इस सवाल को सोच रहे हैं। और मैं फिर कह देता हूं, आप विचारधारा का विरोध कर सकते हैं सिंह जी, लेकिन चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, इसका जो 70 से 80% बेस है वो पूरी तरह से देशभक्त है सिंह। और हर देशभक्त अब सोच रहा है, और ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय तक आकर, ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाकर। अब या तो मोदी इस प्रेशर को झेले और निकल जाए, लेकिन निकले जाने से पहले उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि जो भी भाजपा का नया प्रधानमंत्री बनेगा वो उनके खिलाफ कुछ न करे। ये एक बड़ी चीज है। देखिए, दिक्कतें कई तरह की खड़ी हो गई है, क्योंकि ये मामला रुकने वाला नहीं है। और राहुल गांधी तो साफ कह चुके हैं कि जिस दिन सरकार बदलेगी एक बड़े स्तर पर आयोग बनाया जाएगा और इन तमाम चीजों की इंक्वायरी होगी। और नपेंगे तो सब, फंसेंगे तो सब। दूध का दूध और पानी का पानी तो अदालत में जाके होगा, लेकिन गिरफ्तारियां बहुतों की होगी। और वही डर कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस में हड़कंप मचाए हुए हैं। क्योंकि मेरी एक बात मान लीजिएगा, अगर 6 महीने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर टिक गए ना, तो फिर ये जो तमाम गड़बड़ झाले की जो आंच है ये नागपुर तक भी पहुंचेगी। और ये सवाल जवाब फिर मोहन भागवत से भी किया जाएगा। इसलिए डर ज्यादा हो रहा है, इसलिए डर ज्यादा हो रहा है क्योंकि सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की इस बात को हमें हल्के में नहीं टालना चाहिए। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार इस तरह की आशंका जताई है, वो आशंका सच साबित हुई है। और आर्थिक सुनामी की आशंका तो हम सब झेल रहे हैं कि वाकई इस देश में एक अलग तरह का आर्थिक संकट आने वाला है। जब सरकारें सच छुपाने लग जाए, जब सरकार झूठ बोलने लग जाए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकती हुई नजर आए। आज तक ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि भैया सिविल स्कोर तो लोगों का खराब हो जाता है, लेकिन अंबानी का, अडानी का सिविल स्कोर कभी खराब हुआ है कैसे? ये वो सवाल है जो हमें सोचना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मैं अपने दर्शकों से यह पूछूंगा, ज्ञानेश कुमार जब राहुल गांधी को मैसेज देने लगे, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, राहुल गांधी के वक्तव्य है, तो सरकार कितनी नहीं, इसमें एक छोटा सा वो है, ज्ञानेश जी की अभी कुर्सी छीन लेंगे आप। ज्ञानेश कुमार जिनको ऑर्डर भेजते हैं, जो ज्ञानेश कुमार जो मैसेजेस भेजते हैं, भैया वो अकेले तो काम करेंगे नहीं, वो नीचे स्तर पे काम करते हैं। चुनाव आयोग का पूरा दफ्तर है, 100 उन्होंने जो कहा है तो वही कह रहा हूं। वो जहां भेजते हैं, नहीं मैं उसको बताता हूँ, जहां वो चेन ऑफ कमांड में जो मैसेज जाता है, और वो सिर्फ उन्हीं का नहीं,
प्रधानमंत्री भी जो चेन ऑफ कमांड में जहां भेजते हैं, भैया काम करने के लिए तो वाले को तो बताओगे आप क्या काम करना है। और उस सीक्वेंस में 8-10 लेयर होता है, ये जो ब्यूरोक्रेसी का लेयर होता है वो 8-10 लेयर होता है, और वहीं से कहीं ना कहीं से लीक होके पहुंच रहा है। और ये बात जरूरी है कि सरकार में एक अविश्वास का माहौल तो जरूर बना रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार का नाम लेने का एक बड़ा वो है कि उनपे और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता रहे, मानसिक तनाव और दबाव में आए। और ये मानसिक तनाव सिर्फ वही नहीं उन्होंने है, भी बहुत दबाव दिया है संतोष जी, सिफारिश मत कीजिए, उन्होंने बहुत दबाव दिया है। 27 लाख लोग वोट डालने से वंचित रह गए, वो कितने दबाव में होंगे। सत्ता परिवर्तित हो गई, 60 विधायक कल एक दल छोड़ के चले गए, उन्हीं की कमियों से चले गए। ये जो टूट फूट रोज होती है, सबको रोज मंजूरी दे देते हैं, हर दल टूट रहा है, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। ऐसा थोड़ी है जो आदमी सब कुछ करे उसी को छोड़ दो। अरे थोड़ा बहुत तो दबाव लो यार, थोड़ा बहुत तो बीपी बढ़े, थोड़ा बहुत तो कोलेस्ट्रॉल बढ़े, कुछ तो होता रहे आगे पीछे। तो चलिए इस खबर को दर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपस में ना भिड़े तो बेहतर है। दर्शकों के ऊपर छोड़ दें कि हमें आप बताइए कि राहुल गांधी के सवालों से आप सहमत कितना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नहीं जी। शिव जी मैं बस 2 चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। राहुल गांधी की हंसी, उसके बाद वहां बैठे लोगों की तालियां, या शिव कुमार मिश्रा जी का या संतोष पाठक का मुस्कुराना, ये क्या करे, माहौल ऐसा है कि आपको इस दुख के माहौल में भी हंसना पड़ेगा। लेकिन संकट बड़ा आने वाला है, मैं इस देश के लोगों को साफ साफ बता दूं कि बड़ा संकट आने वाला है। अब जागिए, अब जागिए। हिंदुओं की सुरक्षा करना, मुसलमानों की सुरक्षा करना, सिखों ईसाइयों की सुरक्षा करना, ये मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है। लेकिन उसी की सुरक्षा के नाम पर, बहुसंख्यक आबादी की सुरक्षा के नाम पर, अगर वो हिंदुओं के बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो जाग कर हमें सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये बता दीजिए कि ये जो करप्शन हुआ है इसका पैसा कहां तक पहुंचा है। और ये सवाल अब देश के लोगों को ही नहीं, भाजपाइयों को भी पूछना पड़ेगा, नहीं तो घर घर जाकर जो वोट मांगते हैं ना, बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ये सवाल आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी पूछना पड़ेगा। और अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर 4-5 लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम 4-5 लोगों तक, क्योंकि ये समझना, इसको मानना, इसको स्वीकार करना, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और हालात बदलने के लिए इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तमाम दर्शकों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चलिए आप सबका भी आभार, और दर्शकों से फिर एक बार कि जरूर बताइए और जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।